हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट वाला, तो मैंने आपको ये बताया था, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे लाइट के बारे में। तो उसमें एक बात मैंने ये लिखी थी कि लाइट जब एक ही मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो उसका पाथ कैसा होता है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही मान लो एक मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है और अगर वो दूसरे मीडियम के अंदर अगर एंटर कर रही है, ठीक है, तो दूसरे मीडियम में एंटर करने से क्या होगा, उसका पाथ थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे लाइट कौन से मीडियम में चलती है, लाइट चलती है हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मार्कर है, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी और निकल जाएगी, तो इसके अंदर तो नहीं चल पाएगी। पहली बात, वो कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है लाइट, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्रैक्शन नाम जो पड़ा है वो रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पर, वैक्यूम के अंदर। ये हमने बात वहाँ पर लिखी थी स्टार्टिंग में, जब चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम के अंदर, लेकिन अगर कोई दूसरे मीडियम में अगर वो एंटर करेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हर एक अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो एक मीडियम में चल रही है, अब दूसरे मीडियम में जाएगी, उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। ना केवल स्पीड चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और उसका जो पाथ है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब लाइट कैसे जा रही है, इस तरीके से लाइट यहाँ पर जा रही है। सपोज ये आप यहाँ पर एयर ले लीजिए, यहाँ पर क्या है, एयर है, और यहाँ पर क्या है, एक ग्लास की हमने स्लैब रख दी, ये मटेरियल क्या है, ग्लास है। तो सपोज लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है, लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ इस पॉइंट, ये क्या है, बाउंड्री हो गई बिटवीन एयर एंड ग्लास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ करा, नॉर्मल। जब भी हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो जहाँ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा होता है हमें क्या ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल। ये नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं, जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर नॉर्मल से अगर लाइट ऐसे आ रही होती तो वो तो सीधे चल जाती, वो बेंड नहीं होती, वहाँ पे किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर लाइट ऐसे आ रही है, मतलब ओब्लिकली यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो क्या होगा, ये थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब बेंड हो जाएगी, अपने पाथ चेंज कर लेगी। तो यही होता है आपका रिफ्रैक्शन। तो डेफिनेशन क्या है आपकी, द फिनोमिनन ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस ओब्लिकली फ्रॉम, ओब्लिकली हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये ऐसे जाती बिल्कुल परपेंडिकुलर तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ट्रांसपेरेंट क्यों लिखा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में तो चलती है लाइट, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होगा तो लाइट ट्रेवल ही नहीं करेगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो द फिनोमिनन ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो हो गई आपकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब डायग्राम हमने यहाँ पर देख ही लिया। सपोज यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर क्या हमने बनाया, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब बनाई है, बाहर मैंने ऐसे ही बाउंड्री बनाई है, इस बात की टेंशन मत लेना, ये बाउंड्री मैंने ऐसे ही बनाई है। चलो इसको हटा देते हैं, अगर आप, ये कोई डायग्राम का पार्ट नहीं है, डायग्राम को मैंने कवर किया था यहाँ पर। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होगी। इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही थी, इधर जा रही थी, लेकिन अब ये इस तरफ जा रही है। ठीक है, ये हो गया आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल and incident ray. Angle of refraction R is the angle between refracted ray and the normal. ठीक है, अब देखिए वहाँ पर ये आपका, सबसे पहले आप ये चीज़ नोट कीजिए, उसके बाद देखिए वहाँ पर यहाँ जो लिखा है हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर हम दो लॉज देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देता हूँ, जो हमने पहले पढ़े थे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि इंसिडेंट रे कोमा
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा आपका, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा जहाँ रिफ्लेक्टेड लिखा था। तो यह इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सेम टू सेम वही लो है जो हमने रिफ्लेक्शन में लिखा था, बस कहाँ चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो गया। जहाँ वहाँ पर हमने लिखा था रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आपका फर्स्ट लो हो गया। सेकंड लो क्या है, सेकंड लो का दूसरा नाम भी है यहाँ पर स्नेल्स लो। ठीक है, ये किसने दिया था, किसने प्रूफ किया था, ये स्नेल ने दिया था, स्नेल ने प्रूफ करा था, तो इसका नाम क्या है, स्नेल्स लो है। क्या होता है, तो देखिए स्नेल लो ये बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, मतलब साइन आई, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका भी साइन आप लोगे और दोनों का रेशियो लोगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट होगा किन्हीं भी दो पर्टिकुलर गिवन मीडिया के लिए। ठीक है, तो देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन ऑफ आर, तो साइन आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, मीडिया हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। ठीक है, दो मीडियम हो गए तो हम क्या बोल देंगे, मीडिया बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब ये म्यू टू अपॉन म्यू वन कौन सा क्या चीज़ है वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस चीज़ को नोट कीजिए एंड देन इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हमें बात समझ में नहीं आई कि रिफ्रैक्टिव ये आपका म्यू, ये जो मैंने लिखा है म्यू वन और म्यू टू, ये आपको कुछ किताबों के अंदर आपको n1 n2 अपॉन n1 भी मिलेगा, तो चलो इसको आपको n2 अपॉन n1 लिख दो। कुछ बुक में आपको वो वाला सिंबल मिलेगा म्यू का, कुछ बुक के अंदर आपको n वाला मिलेगा, तो चलो आप n लिख दो क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आपको n ही दे रखा है। अब देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो हमने आपको ये बताया था कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, वैक्यूम के अंदर, और अगर किसी दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो कम हो जाएगी तो कितनी कम हो जाएगी, तो मतलब उसका थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई कहीं पे किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, इतनी स्पीड है, तो ये कितनी स्पीड है, तो जो वैक्यूम में होती है उसका ये कितना है, हाफ पार्ट है, कितना फ्रैक्शन है, हाफ। तो इस तरीके से मतलब चेंज हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो अगर किसी मीडियम में अगर बात करें C कितना होता है, C होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट व्हाट इज C? C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, कभी हम क्या करते हैं, एयर को भी क्या कंसिडर करते हैं, एयर को भी हम एज ए वैक्यूम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पीड किसी मीडियम में कितनी स्पीड हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। इसको किससे डिनोट करते हैं, पहली बात इसको डिनोट करते हैं v से। किससे डिनोट करते हैं, v से। कितने होते हैं, v, और v का फॉर्मूला क्या होगा, v का फॉर्मूला होता है c अपॉन, मतलब किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कम होगी मतलब किसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, और वो नंबर ही क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेयर n क्या है, n आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एवरीथिंग इज विजिबल। ठीक है, नीचे और कुछ नहीं है, बस इतना सही है। अब देखिए इसके बाद में, तो ये सब ने नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये वाली चीज़ हम हटा देते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, मतलब वैक्यूम के अंदर कितनी होती है स्पीड, सपोज c होती है, c की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है, तो किसी दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी होगी, कुछ कम होगी। कम होगी मतलब उसको किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो नंबर क्या होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अगर यहाँ से बात करो, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है v = c/n, तो यहाँ से अगर बात करें n कितना आ रहा है, n को अगर मैं इधर ले आऊँ और v को मैं इधर भेज दूँ, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of, किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या लिख दिया, मीडियम, ठीक है, इन द मीडियम, इन दैट मीडियम, मतलब ये n उस मीडियम का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला हो गया, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। रेशियो का मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में हम एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हमेशा क्या होता है, सपोज ये आपका एक मीडियम है। ठीक है, इस मीडियम में सपोज स्पीड, जो लाइट की स्पीड है वो कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, दोनों में कोई भी वैक्यूम नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 है। ठीक है, इस मीडियम में यहाँ से लाइट रे गई इस तरीके से, यहाँ पे क्या हुआ आपका, हमने कुछ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और लाइट रे इस तरफ चली गई। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, and this is the boundary separating both the media. Let v1 is the speed of light in this medium and let v2 is the speed of light in this medium. ठीक है, ये फॉर्मूला, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम बात करनी है हमें कि हम रिलेटिव की बात को जब भी होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो मीडियम की बात करेंगे, हमेशा दो मीडियम होंगे तभी हम रिलेटिव निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये कि टर्म्स को आप समझना। अगर मैं ये बोलूं कि n लिखने का तरीका होता है n12, n12, व्हाट इज n12? इट इज n1/n2, n1/n2। क्या होता है n1/n2? सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, relative refractive index, relative refractive index of medium 1 with respect to medium 2। अगर बात की जाए n21 की, तो ये होता है n2/n1, मतलब जो पहले आ रहा है वो यहाँ भी पहले आ रहा है, जो बाद में आ रहा है वो यहाँ भी बाद में आ रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, तो दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ये आपका हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, सॉरी उल्टा लिख दिया, मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ये आपका आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं स्पीड की। तो यहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी होगी इस मीडियम के अंदर, तो हमें पता है अगर किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, लाइट की स्पीड वैक्यूम को डिवाइड करते हैं n1 से, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो v1 क्या हो जाएगा आपका c/n1, बिकॉज v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम एंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, अगर बात करें v2 की तो v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा c/n2। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये v1 और ये क्या हो गया v2 हो गया। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1/v2, अगर v1/v2 की वैल्यू निकालें दिस अपॉन दिस, सो व्हाट इज v1 c/n1, तो दिस इज c/n1 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, c/n2 से, c/n2 से डिवाइड करना। डिवाइड करना तुम लोग जानते हो, डिवाइड कैसे करते हैं, उल्टा करके क्या कर दो, अपॉन में कर दो, c से c क्या हो गया कैंसिल आउट, ये क्या हो गया n2/n1। तो एक फॉर्मूला अपने बन गया, फॉर्मूला बन गया v1/v2 इज इक्वल टू n2/n1। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने n2/n1 क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n2/n1 इज नथिंग बट sin i/sin r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका v2/v1 इक्वल्स टू n2/n1 इक्वल्स टू sin i/sin r। ठीक है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तीनों म्यूचुअली क्या है, इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, हम निकाल रहे थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी वीडियो के अंदर आपको मैं क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा, तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, एक बस लास्ट चीज़ और पढ़ लेते हैं। व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक चीज़ आपको और नोट करनी है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सीधा सीधा लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to vacuum is called absolute refractive index। ठीक है, ये तो अपना थ्योरी का पार्ट था। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्या क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उनको समझिए। सबसे पहली बात ये है, क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट what will be the speed of light in a medium having n equals to suppose 2। मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है, तो उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो हमें पता है v का फॉर्म क्या होगा, किसी भी मीडियम में अगर स्पीड निकालनी है लाइट की तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो किसको, c को, तो c/n। तो v कितना आ गया, c कितना होता है 3 × 10⁸/2। 3/2 कितना होता है 1.5 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दे रखा है कितना, दैट इज 3/2। नेक्स्ट आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपको दे रखा है कितना, 4/3। पूछा क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसके अंदर हमने 2 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। ये बात तो आपको पता चल गई होगी, लेकिन किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो चीज़ हमेशा कहाँ होती है, ऊपर होती है। और जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किधर आता है, नीचे आता है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है, सपोज ये जो वैल्यू है उसको मैं क्या ले रहा हूँ, उसको मैं ले रहा हूँ n, ग्लास है इसीलिए मैंने क्या लगा दिया g, और इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया w। मतलब दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर मुझे फर्स्ट का आंसर देना है, फर्स्ट का आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर बाद में आएगा। फॉर्मूला भी क्या होगा, Ng/Nw। जिसका पूछा है वो सबसे ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है वो नीचे, और यहाँ ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में। तो Ng कितना है, Ng है आपका 3/2। इसके अपॉन में क्या करना है, 4/3। तो 3/2 और ये इंटू होके क्या हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा, दैट इज 3/4, मतलब 9/8 इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात, इसका क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, तो ये है आपका Wg। वाटर का पूछा है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो वाटर का ऊपर रखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है वो नीचे रखेंगे। वाटर का कितना 4/3 और इसका कितना 3/2, मतलब 4/3 इंटू 2/3, दैट इज 8/9। तो सीधी सी बात आपको इतनी पता चल गई होगी कि अगर हम ये निकालें, तो अगर ये आंसर आया है, तो अगर दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें एक फॉर्मूला और मिल गया, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका N12 की बात करें, N12 आपका होता है N21 के इन्वर्स के इक्वल। ठीक है, मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब इसको आप इधर लेके आओ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब N12 इंटू N21 इज इक्वल टू 1। ये भी एक आपके फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मतलब फॉर्मूलों का भंडारा बन गया इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया, speed of light in 2 media are 2 into 10⁸ meter per second and 1.5 ये हो गया आपका ओनली 1 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दे दिया। क्वेश्चन इज, दिस इज सपोज दिस इज फॉर मीडियम 1 and suppose this is for medium 2. Question is find refractive index of medium 1 with respect to medium 2। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 पूछा है विद रेस्पेक्ट टू 2, मतलब 1 पूछा है आपसे
विद रेस्पेक्ट टू 2, फॉर्मूला क्या होगा n1/n2, लेकिन ना तो आपके पास n1 है ना आपके पास n2 है, तो आप क्या करोगे, n1/n2 को आप लिख सकते हो स्पीड के फॉर्मेट में, दैट इज v2/v1, ठीक है। और v2 आपको दे रखा है कितना, 1 × 10⁸ एंड v1 दे रखा है आपको 2 × 10⁸, इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना है 0.5। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बस फाइनल बात हम ये देखेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका रेरर मीडियम, एक होता है आपका डेंसर मीडियम। तो क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है रेरर और डेंसर मीडियम का। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि रेरर मीडियम या डेंसर मीडियम हम हमेशा कब बोलेंगे, जब अपने पास दो मीडियम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये वैसी बात, ये हमेशा रिलेटिविटी की बात होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो आप कुछ नहीं बता पाओगे कि लाइन छोटी है या बड़ी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अब बताओ ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो आप बोलोगे ये लाइन क्या है, बड़ी है। लेकिन अगर मैं आप बोलूं कि अब बताओ ये लाइन कैसी है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये लाइन छोटी है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा आप इससे कंपेयर कर रहे हो। अगर कंपैरिजन करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ नहीं बता सकते कि ये लाइन आपकी छोटी है या बड़ी है। तो कोई भी मीडियम रेरर नहीं होता, कोई भी मीडियम डेंसर नहीं होता, अगर दूसरे मीडियम से उसका कंपैरिजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो वैक्यूम होता है वो सबसे ज़्यादा रेरर मीडियम होता है, ठीक है। रेरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सीधी सी बात इतनी होती है कि इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, ठीक है। अगर मान लो कोई मीडियम 1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मीडियम 1 के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, अगर n1 ज़्यादा है तो ये जो मीडियम होगा वो क्या होगा, डेंसर होगा, और ये वाला मीडियम क्या होगा, रेरर होगा। n1 को हम क्या नाम देते हैं, n1 को हम देते हैं दैट इज डेंसर मीडियम। n1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसर मीडियम को, और n2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेरर मीडियम को। रेरर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब कैसे हुआ, चलो समझते हैं एक बार। यहाँ से दो तीन चीज़ें हम और समझेंगे। सपोज दिस इज n1 एंड दिस इज n2 एंड व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज n1 इज ग्रेटर देन n2। तो अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज सपोज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका n2 हो गया। दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखिए, सबसे ध्यान से देखिए, ये लाइन ऐसे जा रही थी रे, लेकिन ये इस तरफ बेंड हो गई, ठीक है। दो केस आपको मिलेंगे हमेशा के लिए, क्या मिलेंगे कि या तो रे इस तरफ बेंड होगी या रे इस तरफ बेंड होगी। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा या टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, दो केस यहाँ पर बनेंगे। अब हमने स्नेल लॉ जो लिखा था, वहाँ पर हमने लिखा था sin I अपॉन sin R, यहाँ लिखा था हमने n2 अपॉन n1, अगर आप लोगों को याद हो तो n2 अपॉन n1, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ बताइए I बड़ा है या R बड़ा है, तो I बड़ा है, मतलब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो इधर भी क्या होगा, ये वैल्यू छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी। क्या हमने कंडीशन सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। तो अगर ये कंडीशन सही है, इसका मतलब इफ़ अ लाइट रे गोज फ्रॉम विच मीडियम, डेंसर मीडियम, गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, इट इज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर। और अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर रेरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या रिफ्रैक्शन का, ठीक है। उसके बाद में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये दो लाइनें आप और लिख देना, व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट चेंजेस इट्स पाथ टूवर्ड्स, क्या बोला, रेरर टू डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल,
और डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्लास स्लैब पढ़ लेंगे, प्रिज्म पढ़ लेंगे, और उसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लेंसेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।